उत्तराखंड पुलिस मैथ्स रिवीजन सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज ये इस सेशन की लास्ट क्लास होगी। 12 तारीख को पेपर है, तो फिर एक बार हम सारे के सारे जो टॉपिक हैं उनका जो इम्पोर्टेंट कस्क है उसे रिवाइज कर लें, ये मेरी कोशिशें होंगी। और वो रिवीजन मैं करूं उससे पहले कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो जरूर शेयर करूंगा कि किन चीजों का, किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है और शुरुआत यहां से कर लेते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि जो पेपर है उसमें किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। मेरी अगर बात माने तो मैथ्स को लास्ट में अटेम्प्ट करना, और मैथ्स के लिए कम से कम आपको चाहिए 75 मिनट। इस चीज का ध्यान रखना, मैथ्स लास्ट में अटेम्प्ट करना। उससे पहले आप रीजनिंग कर सकते हैं, और इससे पहले आपकी जो भी मर्जी हो। और रीजनिंग को 30 मिनट दे दो, चलो ठीक है। अब जो बाकी बचा हुआ टाइम है वो आप हिंदी और जीएस में दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा शुरुआती दौर में आप मार्क्स कवर कर पाए। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा नंबर आप हिंदी और जीएस में कर पाए, ताकि बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो आप रीजनिंग और मैथ्स को दे पाए। तो इस तरह से अपनी कैलकुलेशंस बिठा लेना, ठीक है। और साथ के साथ जो भी आप आंसर निकाल रहे हैं ओएमआर शीट में भरते हुए, तो उसे उसी के साथ भरते हुए चलना। ऐसे मत करना कि बहुत ज्यादा टाइम ले ले रहे हो, ठीक है। साथ के साथ भरते हुए चलना। या फिर अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जिसे आपको देखना है, तो उसे स्पेशल मार्क कर लेना कि बाद में आके भी मैं देखूंगा। अगर कोई बच्चा इस पेपर को एक या दो बार घुमा लेता है, घुमाने का मतलब हो गया कि आपको पता है कि पहला जो हिंदी और जीएस वाला पोर्शन है ये कुल मिला के आपको लगभग 70 मिनट के अंदर कर लेना चाहिए। ठीक है ना, 70, 70, 140 और 30, 35 मिनट। फिर इसे दे दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 70 मिनट के अंदर अगर आप कर रहे हो, मान लो कि आपका 70 मिनट से पहले ये हो जाता है, तो आप क्या करें, दोबारा इसी सेक्शन में रहें, दोबारा इसी सेक्शन में रहें। और जो आपने स्पेशल मार्क किया हुआ है क्वेश्चंस को, उन्हें चेक कर लें कि हाँ, क्या मैं इसको टिक कर सकता हूं। उसके बाद आप रीजनिंग में जाएं, और रीजनिंग के 35 मिनट में केवल रीजनिंग ही करें। रीजनिंग एक बार घुमा ली, दोबारा घुमा ली, तिबारा घुमा ली, इस तरह से आप करें। और कोशिशें ये करें करें कि जो क्वेश्चन पहली बार में देखते ही हो जा रहा है उसे करें, जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है उसे छोड़ें और आगे बढ़ें। छोड़ना, स्किपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन। बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन छोड़ते हुए चलें जो नहीं हो रहे हैं, मगर तभी आपकी स्पीड बन पाएगी, है ना। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आ रही है बात समझ में। मान लो कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्वेश्चन है। शुरुआत के 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ नहीं आए, तो सीधे फोर्थ पे जाओ, फटाफट देखो। चौथा, चौथे का ये हो गया, पांचवा, पांचवे का ये हो गया, छठा। अब ये आपने छोड़े हुए है ना, तो इन्हें टिक कर लो कि ये मैंने नहीं किए हुए हैं। ठीक है, पेपर में सर्कल कर लो कि हाँ, ये 3 क्वेश्चन छोड़े मैं दोबारा जब आऊंगा तो फिर से इन्हें करूंगा। इस तरह से आप करेंगे तो जल्दी आपका पेपर सॉल्व होगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स की। और मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक जिन जो कि आपने कमेंट कहे थे और करे थे कि इन पे एक एक क्वेश्चन जरूर लेके आइए। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि मोड ऑफ द डेटा। मोड क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि मोड क्या होता है किसी नंबर का। तो आपने कहा मोड मतलब कोई संख्या कितनी बार आ रही है, बहुलक कह देते हैं उसे, बहुलक। तो आपने सबसे पहले इन नंबर को ना असेंडिंग, आरोही क्रम में लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा 3 हो गया, 3 के बाद मैंने देखा 4 आता है, एक 4 आ गया, 2 4 है तो दोनों 4 लिख लिए। फिर मेरे को दिखता है कि 5 आता है, 5 लिख लिया। फिर मैंने देखा कि 6 आता है, 6 को लिख लो। फिर आपको दिख रहा है 8 आता है तो 8 को लिख लीजिए। फिर आपको दिख रहा है कि 12 आता है तो 12 को लिख लो। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। बहुलक अगर कहा जाए, मोड अगर कहा जाए। इसी सवाल में वो आपसे मीन भी पूछ सकता था। मीन का मतलब हो गया योग कर लेना था इन सारे संख्याओं का, इन सारी संख्याओं का आप योग कर लेते
और उसे कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड कर देते तो आपका मीन निकल जाता। कोशिशें मेरी ये हैं कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो ना तो उसके साथ जो और कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको पहुंचा दिए जाएं ताकि ज्यादा क्वेश्चन ना देखने पड़े। मीडियन बोलता है इस क्वेश्चन में, तो मीडियन अगर आप देखें टोटल 7 संख्याएं हैं तो बीच की जो संख्या होगी ये मीडियन हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज इस तरह से ये नंबर होता 4 4 4 5 6 8 11 12, अब आप बोलेंगे कि नंबर कितने हो गए, तो नंबर हो गए 8। बीच का नंबर ना तो 5 है और ना ही 6 है, तो आपने ऐसे में क्या करना है, जो जो भी ये पांचवा और छठा नंबर है, मतलब चौथा और पांचवा नंबर है, इन्हें जोड़ना है 5 + 6/2, तो ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका हो जाएगी बोले तो मीडियन हो जाएगी। ठीक है, बहुलक हम पढ़ ही चुके हैं, और एक ये फॉर्मूला आपने सही से याद कर लेना है। इसमें मोड देगा, मीडियन देगा, मीन देगा, तो ये लगा करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा आपके पास, कह रहा है कि व्हाट इज द के का मान बताइए जो संख्या इसमें 6 से विभाज्य हो। 6 के विभाजकता का नियम कहता है कि वो संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। अब आपने कहा कि 2 से डिवाइड होनी चाहिए का मतलब है कि ये यूनिट प्लेस जो है ये 2 से डिवाइड होना चाहिए, मत और के का ही मान पूछा जा रहा है, तो के की जगह 9 नहीं आ सकता क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, ये नहीं आ सकता क्योंकि ये भी सम संख्या नहीं है। 8 और 4 इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो हम देखते हैं 7 2 के 4 6 0 के, ये दिया हुआ है। तो 2 की विभाजकता के लिए अब हमारे पास 4 बचा है और 8 बचा है। 2 से तो हो गया काम खत्म। 3 से क्या करते हैं भैया, 3 में हमने पढ़ा है कि अंकों का योग, 7 और 2 जोड़ोगे 9 हो गया, काट दो, 3 से जैसे ही डिवाइड हो रहा है 6 काट दिया, तो अब 4 बचा है। अब ये के की जगह क्या रख सकते हो, पहला ऑप्शन है 4, 4 रखा, 4 रखा, अंकों को जोड़ा, 4 + 4 8 और 4 12, जो कि 3 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, आपने बोला 3 से कट जाएगा, मतलब यही हो गया। क्या हम 8 रखते तो सही होता, क्या देखते हैं, 8 4 12 और 8 16, 16 3 से नहीं कटता है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 4 हो जाना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एलसीएम बताना है। एलसीएम का मतलब लॉस ऑफ पावर बताना है। कई बच्चों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया था कि क्या होता है भाई, जब भी आपके पास भिन्न आए, फ्रैक्शन आए और उनका लॉस ऑफ पावर पूछे, तो ऊपर वालों का निकालो लॉस ऑफ और नीचे वालों का निकालो मॉस ऑफ। लॉस ऑफ निकाले ऊपर वाले नंबर का, ऊपर और नीचे वाले नंबर का निकालो मॉस ऑफ। और एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी संख्याएं हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। 2/3 है ना, पूरा पूरा कटा हुआ होना चाहिए, कुछ और बचा नहीं होना चाहिए। इस चीज का सही से ध्यान रखना, नहीं तो गलत होता है ये सवाल। तो लॉस ऑफ निकालने जा रहा हूं मैं 2 का, 3 का, 4 का और 9 का, और मौसोपो निकालूंगा मैं 3 का, ये वाला 3, फिर 5 का, फिर 7 का और फिर 13 का। ठीक है, तो इनका अगर लॉसोपो निकालूं तो आ गया 36, इनका मौसोपो निकालूं तो आ गया 1, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 36। ठीक, इसी तरह से अगर आपको एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाले नंबर का निकालते एचसीएफ, नीचे वाले नंबर का निकालते एलसीएम, और आपके पास यही नंबर थे, इनका एचसीएफ निकालना है और नीचे वालों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपने आंसर करना है, कमेंट कीजिए कि क्या ही आंसर होगा। गॉट इट, क्लियर हो रही है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 11 है, लॉस ऑफ देखें तो इतना है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आपने रटा हुआ है, आपको फॉर्मूला पता है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। वैल्यूज दी हुई हैं 11 गुणा के 77 100 बराबर 275 इंटू सेकेंड नंबर।
11 से कट जाता है क्या ये? हाँ, 11 दूनी 22, 11 पंजे 25, 25 से ये 100 कटता है 4 बार, तो 77 चकू 4 सते 28, 4 सते 28 और 2 30, तो सेकंड नंबर आ गया 308। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। 13 का सबसे छोटा गुणज आपको बताना है, जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। मतलब जो भी आंसर है उसमें से अगर 2 घटा लें तो वो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, यही मतलब हुआ। आपने बोला हाँ हाँ हाँ, तो आप क्या करें, इसमें से अगर 2 घटाओगे तो ये आएगा 2518, ये नंबर आएगा 840, ये नंबर आएगा 2520 और ये नंबर आएगा 838। ठीक, और इनसे डिवाइड होना चाहिए वो 2 घटाने के बाद। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 से भी तो होना चाहिए, और 5 के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास निकल करके आ रहे हैं। फिर इन दोनों में से जो भी नंबर है पूरा, ये पूरा का पूरा नंबर सवाल में कह रहा है, ये पूरा का पूरा नंबर वो सवाल में कह रहा है कि 13 से विभाजित होना चाहिए। तो पहले मैं दूसरे ऑप्शन को चेक कर रहा हूं। 13 से डिवाइड करके 13 का पहाड़ा आता है, 13 छके 78, 6 आ गया, 2 आ गया, और ये 13 से नहीं कटता पूरी पूरी बार, तो ये ऑप्शन तो हो गया भैया बाहर। अब केवल एक ही ऑप्शन बचा, वो है 2522, यही सही हो जाएगा। आ गई बात समझ में? और सारे ऑप्शन हमने बाहर कर दिए थे, एलिमिनेशन मेथड हमने इसमें यूज किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया। सर्ड एंड इंडाइसिस का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है। जब भी पावर नेगेटिव हो तो वो बेस को घुमा देगी। अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो आप लिखेंगे 216/1 की पावर 2/3, हो गया ना पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 27/1 की पावर 4/3। आपने बोला वाह, क्या ही किया आपने। अब 1 की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 को भूल जाओ, केवल ऊपर पे फोकस करते हैं। अब देखो ये 216 है और यहाँ पे बाई 3 लिखा हुआ, 2/3 है ना, मतलब ये 216 पक्का पक्का किसी का क्यूब होगा। किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। उसकी पावर लिखी हुई है 2/3। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो आप लिखेंगे 6 की पावर 3 की पावर 2/3, 3 से 3 कट गया, डिवाइड में यहाँ पे है 27 है, यहाँ बटे 3 है, तो 27 भी पक्का किसी की पावर 3 होगी, 3 की पावर 3, 4/3। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, मतलब आप कहेंगे 3 की पावर 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहां देखोगे 6 की पावर 2 बचा, यहां देखोगे 3 की पावर 4 बचा है। 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 36 डिवाइडेड बाय 81, मतलब 36/81। दोनों 9 से कटते आते हैं, 9 चकू 36, 9 नमे 81, 4/9 ऑप्शन में है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या हो रहा है। द्विघात समीकरण, बहुत सारे बच्चों ने कल कमेंट किया था कि द्विघात समीकरण बता दो क्या ही होता है। देखिए द्विघात समीकरण क्या कहती है, ये कहती है मूलों की प्रकृति। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो ये होता है ax² + bx + c। और आपसे पूछा जाता है मूलों की प्रकृति, मतलब इसके जो रूट्स होते हैं, जो इसके सॉल्यूशंस होते हैं, उनका नेचर कैसा है, किस तरह के हैं वो, किस भांति के हैं वो, है ना, मूलों की प्रकृति। तो आप डी निकालते हो, ये होता है डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट या विवित कर। विवित कर इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट या विवितकर कहते हैं। डी की वैल्यू निकालते हैं जो कि b² - 4ac होती है। ठीक है, मान लो कि मुझे कोई इक्वेशन दे रखी है 4x² + 3x + 7 = 0, तो मैं देखूंगा a की जगह कितना है 4 है, b की जगह कितना है 3 है, c की जगह कितना है 4 7 है,
अब मुझे पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं उनका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है। तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यूज जो मैंने यहां से कंपेयर की वो इसमें पुट करूंगा और चेक कर लूंगा। ठीक है, सपोज मैं डी निकालना चाह रहा हूं इस वाली इक्वेशन के लिए जो मैंने बनाई। तो बी की जगह कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आ गया, 4 गुणा गया, ए की जगह कितना है 4 है, सी की जगह कितना है 7 है। तो 9 में से 4 चौको 16, सते 16 छक्के 96, 16 सते 112, 112, 9 माइनस 112 सपोज ऐसे हमने ले लिया, और 10 घटाएंगे तो 102, और एक जोड़ देंगे 103 आ गया नेगेटिव का। ठीक है, ये डी की वैल्यू निकली, कैपिटल डी। अब देखो जो डी निकला है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो, कहने का मतलब पॉजिटिव आए, धनात्मक आए। डी अगर धनात्मक आए तो जो रूट होते हैं, जो मूल होते हैं, वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अगर डी जो है वो शून्य हो जाए, शून्य आ जाए, जैसे हमने यहां डी की वैल्यू निकाली, हमारी क्या आई, ऋणात्मक आई, है ना। अगर शून्य आ जाती तो हम कहते जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर डी की वैल्यू ऋणात्मक आ जाए तो आप कहेंगे जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, समझ रहे हो, ये पूरा रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे देख लो। ठीक, अब हमें जैसे हमने यहां डी निकाला, डी की वैल्यू आई -103, तो हम कहेंगे इस इक्वेशन के जो मूल हैं वो काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं और अनइक्वल हैं। बस इतना सा यही पूछता है वो सवालों में। आगे बढ़ जाते हैं, एक सवाल है, कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है कि मूल समान है। अब आप देखो मूल समान हो रहा था तो क्या कर रहे थे हम डी निकालेंगे, उससे पहले इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया मैंने, तो ए की जगह कितना आया 2 आया, बी की जगह कितना आया के आया, सी की जगह कितना आया 3 आया। उसने कहा कि मूल समान है, रूट्स इक्वल हैं। तो देखो, ओ सॉरी पीछे चले जाते हैं, देखते हैं। मूल अगर समान है तो कब समान होते हैं, जब डी बराबर 0 होता है। आ गई बात समझ में। और डी का मतलब क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac था। तो ठीक है, मैं डी निकालूंगा, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी की जगह कितना रखूंगा, के रखूंगा, के स्क्वायर माइनस 4 × 2 × c, और इसको किसके बराबर करूंगा, 0 के बराबर करूंगा, क्योंकि बराबर कह रहा है मूल। तो के स्क्वायर बराबर आ गया भैया 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 आ गया। के का मान आ गया √24, के का मान आ गया भैया 4 × 6 = 24, मतलब 2√6 आ गया है। क्या कोई ऑप्शन ऐसा, आपने बोला बिल्कुल सर पहला ही ऑप्शन है, मतलब चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से एक सवाल आ जाएगा, आपने कर लेना है, बड़ा ही आसान सा सवाल होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि घड़ी, एक सटीक घड़ी सुबह के 8 बजे दिखाती है, सटीक समय दिखाती है 8 बजे। जब घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखाएगी तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूम जाएगी। अब आपने घंटे की सुई को देखो, देखो एक घड़ी को देखो, ये है घंटे की सुई, यहां 12 से वापस घूम करके 12 तक आने में कितना टाइम लेती है। तो आपने बोला 12 घंटे, 12 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, आपने बोला 360 डिग्री। घंटे वाली जो सुई होती है वो अगर 12 पे थी, वापस घूम करके 12 पे आना चाहती है तो कितना टाइम लेती है, आपने बोला 12 घंटे लेती है। घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं, 360। आपसे कह रहा है 8 बजे से लेके 2 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो गिनो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 घंटे हो गए। फिर से दिखाता हूं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, कितने घंटे हो रहे हैं, तो आपने बोला 6 घंटे हो रहे हैं। 6 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, 180 डिग्री घूमेगी। है क्या ऑप्शन में, हाँ है, टिक करो। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो घंटे वाले का ही पूछे, वो मिनट वाली का पूछ सकता है, सेकंड वाली का पूछ सकता है, तो वो आपने देखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी में समय 4:20 है, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण बताइए। तो सीधा सा एक फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 आर। मिनट की जगह कोण बताना है दोनों के बीच का, कहने का मतलब है ना। तो 11/2 मिनट की जगह कितना रखोगे, 20 दिया हुआ। घंटे की जगह कितना रखोगे, 4 दिया हुआ। सॉल्व करोगे, 2 से ये कट गया, 10 आ गया। आपने कहा 110 माइनस 30 × 120, दोनों का डिफरेंस किया, -10 डिग्री आया है क्या कहीं, 10 डिग्री। आपने बोला हाँ जी है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। सवाल कुछ कुछ इसी तरह के आएंगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। एवरेज का सवाल है, 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन वाले छात्र को एक नए छात्र से बदल दिया जाता है। नया छात्र आ रहा है, तो नया आ रहा है, पुराना जा रहा है। जो आ रहा है उसे प्लस करो, जो जा रहा है उसे माइनस करो, बस इतना याद रखना है। जो आ रहा है उसे प्लस करो, जो जा रहा है उसे माइनस करो। एन और ओ क्या दिखा रहा है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, और इसका प्रभाव कितने लोगों पे पड़ेगा, तो आपने बोलेंगे जितने लोग होंगे क्लास में। कितने ही लोग हैं, आपने बोला 15 लोग हैं। क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो भी प्रभाव पड़ेगा वो लिख लेना है। 1.5 बढ़ रहा है तो प्लस में, घट रहा है तो माइनस में, बस। अब आपको ओल्ड वाले बच्चे का वेट दे रखा है, कितना किलोग्राम, 40 किलोग्राम था। तो न्यू माइनस 40, 15, ये यहां गुणा होगी तो 22.5 आएगा। तो न्यू की वैल्यू मेरे प्यारों, 40 में 22 जोड़ेंगे, 62.5 किलोग्राम आ जाएगी। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, आपने बोला चौथा ही ऑप्शन है। आई बात समझ में। तो ये सवाल सीधे सीधे हो जाना था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरतें नहीं थी। एक कार्यशाला में सभी श्रमिकों का औसत वेतन दे रखा है, सबका। ये देखो, सभी का औसत वेतन 800 है, जबकि 7 जो टेक्नीशियन है उनका 12,000 है। 12,000 दे रखा है टेक्नीशियन का। बाकी का औसत कितना दे रखा है, 6,000 दे रखा है। मतलब इसका और इसका अगर मिला लें तो सबका बन जाएगा। आपने बोला हाँ, सबका बोले तो 8,000 है। भाई ये एलिगेशन नहीं लग रहा है यहाँ पे, आपने कहा लग रहा है। यहाँ डिफरेंस करोगे 4,000 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस करोगे 2,000 आ रहा है। समझना, रेशो आ गया 1:2। अब ये 12,000 वेतन किसका था, तो आपने देखा यहाँ किसका था जी, ये तो टेक्नीशियनों का था। मतलब टेक्नीशियन एक है, तो बाकी लोग कितने हैं, बाकी 2 हैं। ठीक, मगर आपको दे रखे हैं कितने टेक्नीशियन है, 7 हैं। मतलब एक का मान 7 दे रखा है, तो 2 का मान कितना हो गया, 14 हो गया। बोल रहा है कार्यशाला में कुल श्रमिकों की संख्या 7 टेक्नीशियन है और 14 बाकी लोग हैं। 7 और 14 को जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, कह दोगे कि 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी का अनुपात दे रखा है 1:2, बी और सी का दे रखा है, सी और डी का दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है एबीसीडी का अनुपात बता दो। ठीक, तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो याद होना चाहिए A/B, B/C और C/D, ये दिया हुआ है। और आपसे A/B/C/D पूछ रहे हैं, तो सीधे फॉर्मूला याद रखो, पहले इनका प्रोडक्ट करेंगे, फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे, फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे, फिर इनका प्रोडक्ट कर देंगे। आ गई बात समझ में। उसमें भी आप देखें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दोनों को 8 से गुणा कर लें। 8 से इधर की, 8 से इधर की, 8 से 8 कट गया, ये दिख गया भैया 4/3। तो इन दोनों के बीच में क्या 4:3 है, आपने बोला नहीं है, बाहर करो। इन दोनों के बीच में 4:3, आपने बोला नहीं है, तो बाहर करो। इन दोनों के बीच में 4:3 है, नहीं है, तो इन्हें बाहर करो। इन दोनों के बीच में 4:3 है, तो देखा आपने, हाँ ये दोनों काटूंगा अगर मैं, तो 4:3 आ रहा है। तो ठीक है, यही सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जल्दी कर सकते हैं सीधे रेशियो देख करके। अगला सवाल देखिए भैया, राम और रहीम की, एक है राम और एक है रहीम, इनकी जो आय है, इनकम, उसका रेशियो दे रखा है 4:3।
व्यय जो है, व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर, उसका रेशो दे रखा है 3:2 और प्रत्येक व्यक्ति 5,000 रुपए प्रति माह बचाता है। सेविंग, बचत, बचाते को क्या कहते हैं हिंदी में? बचत ही कह लो, बचत ही कहते होंगे, बचत। तो ये 5,000 रुपए बचाता है, ये भी 5,000 रुपए बचाता है। अब आप देखें क्या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस के आपने बोला हाँ है। अगर नहीं होता, क्यों चाहिए था बराबर? क्योंकि दोनों बराबर बचा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपने देखा 4 रुपए कमाता है, 3 रुपए उड़ाता है, कितने रुपए बचा रहा है? एक। एक का मान दे रखा है 5,000, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 20,000 होगा या नहीं होगा? आपने बोला हाँ होगा। 3 का मान 15,000 होगा या नहीं होगा? आपने बोला बिल्कुल होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, टिक कर लो, आगे बढ़ जाओ। एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी, पूरी जो दूरी है वो 6 किलोमीटर की है, इसे 45 मिनट में तय कर दे रहा है। यदि वह आधी दूरी, इसकी आधी दूरी मतलब 1/2 किलोमीटर, आधी मतलब इस पूरे की आधी इतनी हो गई। ये डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है? आपने बोला 2/3 टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो बची कितनी दूरी? आपने बोला हाफ बची। हाफ चलेगी तो बची कितनी? हाफ बची है। कितने टाइम में करेगा? 1/3 टाइम में करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे इस चीज को समझिए। तो आपसे कह रहा है शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए किस चाल से चले? तो शेष दूरी हाफ है, किसकी? 6 की। समय कितना है? टोटल 45 मिनट थे, तो 45, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। 3 से ये कट गया, 15 आ गया। मिनट में है ये, इसे घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 15 से ये कट गया 4, 2 से ये कट गया 3, 3 ये बचा है, 1/4 ये बचा है। ऊपर जाएगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाई साहब को चलना होगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो भैया। दो नंबर आर रिस्पेक्टिवली 25% और 60%, 25% और 60% अधिक है तीसरी संख्या से। तो मैं पहले तीसरी संख्या मानूंगा कि कितनी है? 100 है। तो पहली संख्या क्या होगी? 25% अधिक है इससे, 125 होगी। दूसरी संख्या क्या ले लूंगा मैं? 60% अधिक है तीसरी से, 160 ले लूंगा। आपसे बोल रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब पहली और दूसरी का, इन दोनों का अनुपात। दोनों संख्याएं किससे कटती हैं? 5 से काटो 25 बार, 5 से काटोगे 32 बार। 25:32 है ऑप्शन में? आपने बोला हाँ है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक परीक्षा में विज्ञान में इतने प्रतिशत और गणित में इतने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए। हाँ, और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण इतने हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। अब समझिए सवाल में क्या कह रहा है। टोटल इक्वल टू पहले में फेल प्लस दूसरे में फेल माइनस दोनों में फेल। इस तरह से याद रखना है ये फॉर्मूला। प्लस किसी में फेल नहीं, नन में फेल, ये कह रहा है। पहले में फेल प्लस दूसरे में फेल माइनस दोनों में फेल प्लस नन, नन में फेल। आ गई बात समझ में? आपने बोला हाँ। अब आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पहले में फेल दे रखे हैं, दूसरे में फेल दे रखे हैं। एक तो इस तरह से बनता है ये सवाल, ठीक। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमेशा 100 ही रहेगा। 100 बराबर पहले में फेल कितने हैं? 47। दूसरे में फेल कितने हैं? 51। दोनों में फेल कितने हैं? 42। प्लस दोनों में फेल नहीं है, नन फेल। समझ रहे हो? मतलब दोनों में पास है, भावनाएं समझोगे तो नन फेल ही रहने दो अभी तो फिलहाल के समझने के लिए। अब आपने कहा कि 47 और एक 48, 48 में 50 जोड़ा तो 98 आ गया, में से 42 माइनस करना है। अब इन दोनों को घटा लेता मैं, या इन दोनों को घटा लेता, तो ये आ रहा था 5 और इसमें जोड़ता 56 आ जाता ये, ठीक है। 56 आ रहा है।
और 100 में से ये 56 माइनस करूंगा तो नन की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 44। है क्या ऑप्शन में 44? आपने बोला बिल्कुल है। आ गई बात समझ में? ये तो फेल हुआ। ऐसे ही वो जो सवाल पूछता है वो बोलेगा टोटल इक्वल टू फर्स्ट में पास प्लस सेकंड में पास। कौन सा कलर ले लें? प्लस, सॉरी, माइनस बोथ में पास प्लस नन में पास। इस तरह से आपने याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला ये बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। दोनों सेम ही बात है, मगर कई बार वो चीजें घुमा करके लिख देता है, तो याद रखना। एक संख्या में 20% की वृद्धि हुई, मूल संख्या तक वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना होगा? मतलब कोई संख्या 100 थी, मान लो ये मूल संख्या है, इसमें वृद्धि की तो कितनी हो गई? 20% की वृद्धि की, मतलब बढ़ा दी। कितनी हो जाएगी? आपने बोला 120 हो जाएगी। वापस आना चाहते हो, कितना कम करें? आपने बोला 20 कम करो। किसे कम करना है? 120 को करना है, गुणा कर 100 करो। ये आ गया 1/6। बोले तो 16 से ही 2/3% आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला सवाल आपके लिए है, कमेंट कीजिए कि व्हाट इज द आंसर। डिट्टो सवाल है, वैसा ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे आते हैं। जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, ये याद रखना, बेच रहा है। 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेची जा रही हैं, मतलब ये क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य है। ऊपर हमेशा रुपए को रखना, रुपए को सर के ऊपर रखो, चीजों को पैरों पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इस तरह से आपने कर लेना है, इस तरह से आपने कर लेना है। मेरे ख्याल से आप नहीं समझ पा रहे। चलो भैया, ठीक। तो इस तरह से आपने कर लेना है। विक्रय मूल्य दे दिया, 1 रुपए में 6 चीजें हैं। अब क्या होगा? 20% की हानि हो रही है। मतलब अगर क्रय मूल्य, मैं ये मानूं कि क्रय मूल्य 100 रहा होगा, तो विक्रय मूल्य 80 होना चाहिए, तभी तो 20% का लॉस होगा। 80 का मान दे रखा है 1/6। कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए बेचना चाहता है। मतलब 100 की चीज पे 20% का प्रॉफिट चाहिए भाई को। कितने में बेच दे? 120 में बेच दे। उसकी वैल्यू आप निकालें, आप कह दें कि रुपए में। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 40 दूनी 80, 40 तिया 120, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में 1 लगा लो, तो ये है 2/3। जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, जो थोड़ा नीचे है थोड़ा ऊपर, तो ये आ जाएगा भैया 1/6 a। 3 से ये कट गया 2। ए का मान निकालना था हमें, 1/4 आया। ऊपर हमेशा रुपए है, नीचे आर्टिकल है, ये ध्यान रखना। मतलब 1 रुपए में कितनी चीजें बेचेगा? 4 चीजें बेचेगा। सीधे आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डीलर जो है क्या ही कर दे रहा है? आपने बोला कयामत ढा दे रहा है। 10,000 रुपए वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। दर से, प्रति वस्तु की दर से, मतलब हर चीज 10,000 रुपए की बेच रहा है। पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। पूरे सौदे का प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ठीक है, तो समझते हैं। दो चीजें बेच रहा है, दोनों को, एक को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 100 की चीज को कितने में बेचेगा? आप बोलेंगे 120 में। मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 20 का। अगर रेशो देखें तो 20 से सब कटता है, 5, 6 और प्लस का 1। मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। प्लस का मतलब प्रॉफिट और लॉस का मतलब माइनस में लिखेंगे। दूसरी चीज को वो 20% की हानि पे बेच रहा है, मतलब 100 की चीज को कितने पे बेच रहा होगा? 80 पे बेच रहा होगा। कितने का लॉस हो रहा है? 20 का लॉस हो रहा है। रेशियो अगर देखें तो 20 से फिर से कटता है 5, 4 और 1। मगर आप ये वाली लाइन याद रखना कि एक डीलर ने
10,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर है। आपके हिसाब से दोनों का विक्रय मूल्य अभी तक बराबर नहीं हुआ, तो दोनों में बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करो। आ गई बात समझ में? अब आपने देखा कि यहाँ 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि यहाँ 3 रुपए का लॉस हो रहा है। दोनों को साथ में लोगे तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है। यहाँ देखो 10 रुपए की चीज ये थी और 15 की ये चीज ये थी, मतलब टोटल कितने की चीज थी? 25 की चीज थी। 25 की चीज पे 1 का लॉस हो रहा है। 1/25 आ गया, इंटू 100 कर लो भैया, 25 चौके 100, 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसको सीधे भी कह सकते थे आप, अगर 20% कह रहा होता, मतलब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट दिया हुआ है, और दोनों का SP1 बराबर SP2 दिया हुआ है, ये कंडीशन है। इफ ये हो और ये हो तो आप कहेंगे ऑलवेज लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा, और जो लॉस होगा वो R/R² अपॉन 100% के बराबर होगा। ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये तरीका क्यों बताया? जब ये था भैया, वो 20% की जगह 10% कह देता तो ऐसे ही करते नहीं करते? आप बोलेंगे हाँ ऐसे ही करना पड़ता, फिर कोई और गुंजाइश आपके पास नहीं रहती, इसलिए इस तरीके को समझना है। ठीक है, एक व्यक्ति ने 2 साल के लिए 400 रुपए, 4 साल के लिए 550 रुपए और 6 साल के लिए 1200 रुपए जमा किए। एक चीज समझो, कोई आदमी 2 साल के लिए 400 रुपए जमा करे या 1 साल के लिए 800 रुपए, ब्याज बराबर मिलेगा नहीं मिलेगा? आप बोलेंगे हाँ मिलेगा। 4 साल के लिए 550 रुपए करे या 1 साल के लिए 2200 रुपए करे, मतलब इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, रुपए बढ़ा दिया और टाइम कम कर दिया। आपने बोला हाँ ठीक कर रहे हो। 1 साल के लिए 7200 रुपए करे तो ब्याज सेम मिलेगा, क्योंकि SI जो होता है वो PRT/100 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही होना है बेसिकली। अब वो R का प्रोडक्ट इसमें करो या टाइम का इसमें करो, या आप पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने सबका टाइम सेम कर दिया, 1-1 साल। अब मेरे को क्या दिखा, 1 साल के लिए 800 रुपए रखे थे, 2200 रखे थे, तो 3000 हो गए। 3000 और 7200, 10,200 रुपए हो गए टोटल जो मैंने दिए थे। और कुल ब्याज कितना मिल रहा है? आपने बोला 1020 का मिल रहा है, तो 1020 का ब्याज 10,200 पे मिल रहा है, इंटू 100 करो भैया। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 102 का कितना टाइम होता है? आपने बोला 10% होता है ऑप्शन में? हाँ है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक आदमी अपनी आधी पूंजी, आधी जो पूंजी है, आधी लिखा हुआ है, आधी को ऐसे लिखो, 10% की दर से 1/3 पूंजी को 9% की दर से, और शेष, शेष का मतलब 1/2 और 1/3 जोड़ते हैं तो ये आ गया 5/6, इधर की इधर, इधर इधर, 5/6। तो शेष कितनी बची? 6 में से 5 तो दे दी भाई ने, बची कितनी? आपने बोला 1/6 अभी भी बच रही है। 6 में से 5 चली गई तो 6 में से कितनी बची? 1। ये है शेष। 12% ब्याज की दर पर निवेश करता है, उसे प्रतिवर्ष मिलने वाला ब्याज की औसत दर बताइए। मतलब ये सब मिला के उसे कितना मिल रहा है? 2×5 = 10, 3×3 = 9, 6×2 = 12, 5 यहां से मिला, 3 यहां से मिला, 2 यहां से मिला, 8 और 2 10% का ब्याज भाई कमा ले रहा है। सवाल बहुत प्यारा है, लिख के जरूर जाना है, इसे करके भी जाना। अगला सवाल, एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए 10%, जहां पे 6 साल के लिए कर रहा है ना, वहां 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर 12% का मिल रहा है जहां 10 साल के लिए कर रहा है, और 15% का मिल रहा है जहां 12 साल के लिए पैसे जमा कर रहा है।
निवेश करता है। साधारण ब्याज कह रहा है तो ठीक है, आपने बोला ठीक है जी। प्रत्येक योजना के पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है। मान लो कि उसने यहाँ पे ए रुपए जमा किए थे, यहाँ बी रुपए जमा किए थे, यहाँ सी रुपए जमा किए थे। भाई सब जगह से उसे ब्याज बराबर मिल रहा है, मतलब यहाँ पर 60% का ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, 1 साल का 10%, 6 साल का 60%, ए का 60%, ए का 60% बराबर है बी के कितने प्रतिशत के, आपने बोला 120% के, बराबर है सी के कितने परसेंट के, आपने बोला 15 × 12 180 होता है, 180% के। ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर कर रहे हैं तो भैया ये सब नंबर किसी से कट जाए ऐसे नंबर से डिवाइड कर लो। 360 ले लिया मैंने, हाँ 18 दूनी 36 ना, हाँ ठीक है 360। अब देखो भैया परसेंटेज मतलब सब पे था तो सबका कट गया, और अब देखो 60 से कटता है 6 बार, 120 तिया दूनी, तो मुझे दिख रहा है ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू आ गई 3, सी की वैल्यू आ गई 2, 6 3 2 के अनुपात में उसने पैसे जमा किए थे, मूलधन उसका इस अनुपात में था। एबीसी का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी सवाल में वो क्या भी पूछ सकता था, जैसे उसने कहा ना कि समान ब्याज मिलता है, वो कह सकता था कि जो मिश्र धन मिलता है वो बराबर मिलता है। अगर वो सवाल में कह देता मिश्र धन बराबर मिलता है तो आप कहते ए पे 60% का ब्याज मिल करके ए कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, बी अपने आप का 220% हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा, सी अपने आप का 380% हो जाएगा, क्योंकि 100% तो वो है ही। मिश्र धन अगर बराबर कहता तो इन तीनों को बराबर करते, ये सवाल भी बन सकता है, और फिर इसी तरह से काटते। क्योंकि ये डेटा इसके हिसाब से सेट नहीं है, इसलिए थोड़ा कटने में दिक्कत आएगी। आ रही है बात समझ में? तो आपने बोला ठीक है सर, आपने जो कहा बिल्कुल एकदम सही से समझ में आ गया। अगला सवाल देखो भैया, एक निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से, 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए प्राप्त होता है। तो आपको दिख रहा है परसेंटेज दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%। मतलब 100 की चीज अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट की होती तो वो 105 हो जाती। इसे थोड़ा सा काटोगे तो 20 की चीज 21 हो जाती। 1 साल की बात करते हैं अगर तो, मगर यहाँ कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की। और किसकी बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो आप कहोगे 20 का क्यूब 3 साल में कितना हो जाएगा, 21 का क्यूब हो जाएगा। 20 का क्यूब देखोगे 8000 होता है, 21 का क्यूब देखोगे 9261 होता है। आई बात समझ में? चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, आपने देखा 8000 की चीज इतने की हो रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है, 1261 का ब्याज मिल रहा है। मतलब 1261 का ब्याज मिल रहा है, मतलब मूलधन कितना ही रहा होगा, 8000 ही रहा होगा। अरे ये तो डेटा लगाया मिल गया, ठीक है। हो सकता है कि वो 1261 का डबल वैल्यू दे, 3 टाइम वैल्यू दे, तो आप इजीली कह पाओगे। अगला सवाल देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी अवधि का साधारण ब्याज इतना है। मतलब अगर आपने पी रुपए इन्वेस्ट किए होंगे 2 साल के लिए तो 600 रुपए मिल रहे हैं, मतलब पहले साल और सेकंड ईयर। 300 पहले साल मिले होंगे और दूसरे साल 300 मिले होंगे, 600 मिल गए। मगर चक्रवृद्धि ब्याज जब आप पढ़ते हैं तो 615 मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि पहले साल का जो इंटरेस्ट था उस पे भी इंटरेस्ट मिला होगा 15 का। मतलब अगर आप देखें जो इंटरेस्ट मिल रहा है 15, वो किस पे मिल रहा है, आपने बोला वो 300 पे मिल रहा है, ठीक है। अगर आप समझें कि 300 का इंटरेस्ट, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, 1/20 आ गया, इंटू 100 करोगे, बोले तो 5% आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है मूलधन क्या है। अब देखो ये 300 का ब्याज मिल रहा है 1 साल में, मतलब ये किसकी वैल्यू है, 5% की वैल्यू 300 है। तो इस 5% को मूलधन में बदलना है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है, तो आप इसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे भी 20 से करोगे, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 6000। है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी सर है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए।
क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पाइप हैं, ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। तो एक पाइप ए है, एक बी है, ये 60 मिनट में भर रहा है, ये 75 मिनट में भर रहा है। टंकी को खाली करने के लिए उनके तल में एक तीसरा पाइप है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीसरा पाइप भी है, ए बी और सी, जब तीनों चलते हैं तो 50 मिनट में भर रही है। आपने बोला अरे ये तो खाली करने वाला पाइप, अच्छा इसीलिए खाली कर दे रहा होगा, इसलिए 50 मिनट लग रहे हैं। अब आपने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। तो इनका एलसीएम देखोगे 300 होता है। 60 पंजे, 75 चौके, 50 छक्के। भाई ए और बी भरने वाले पाइप थे, भरने भरने, और जो ये सी था ये खाली करने वाला था। दो भरने वाले चल रहे हैं और एक खाली करने वाला चल रहा है, मगर फिर भी भर रहा है। 6 ही भर पा रहा है, जबकि दोनों अगर साथ में चलते तो 9 भरते, मगर 6 ही भर पा रहा है। का मतलब है सी वाला अपना प्रभाव दिखा रहा है, वो 3 खाली कर रहा होगा। टोटल 300 लीटर अगर कैपेसिटी है तो 100 मिनट लगेंगे 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से 300 को खाली करने में। क्या ये ऑप्शन में है? आपने बोला हाँ है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक नाव शांत पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, मतलब बी का मान दे दिया है 6 किलोमीटर पर आर। लेकिन धारा के विपरीत समान दूरी तय करने में, अब धारा के विपरीत का मतलब डी डिस्टेंस को धारा के विपरीत बी माइनस एस, तो दूरी बटे चाल समय, इतना समय लगता है धारा के विपरीत। ये जो समय है धारा की दिशा में मतलब बी प्लस एस स्पीड से चलेगा, इस समय का 3 गुना है। यहां कम समय लग रहा था, इस समय के 3 गुना करेंगे तो धारा के विपरीत वाला समय निकलेगा। धारा के विपरीत जो समय लग रहा है, विपरीत जो समय है, वो बराबर है 3 गुणा गया धारा की दिशा में लगा समय, धारा की दिशा में लगे समय का, लगे समय का। ठीक है ना? तो आप देखेंगे डी से डी कट गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी प्लस एस बराबर 3b माइनस 3s। इस b को इधर लेके गए, इस s को इधर लेके आए, तो ये आ गया भैया 4s बराबर 2b। और s अपॉन b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/4। रेशो अगर देखें तो 1:2 आ गया। मगर आपको बोट की स्पीड दे रखी है, मतलब 2 का मान 6 किलोमीटर दे रखा है। इसकी पूछ रहे हैं, धारा की गति पूछ रहे हैं, मतलब 1 की वैल्यू पूछ रहे हैं। आप कहेंगे 3 किलोमीटर पर आर होगी। है क्या ऑप्शन में? हाँ जी है। आगे बढ़ जाओ। एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, मतलब धारा के अनुकूल कह रहा है, मतलब बी प्लस एस का मान दे रखा है 33। धारा के विपरीत इतने किलोमीटर प्रति घंटे पर, और बी माइनस एस दे रखा है 14। अगर आप दोनों को जोड़ो तो एस से एस कट जाएगा, 2b बराबर आ जाएगा 47। बी का मान आ जाएगा 48, 46, 23.5 किलोमीटर प्रति घंटा। है किसी ऑप्शन में? नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि नाव की, ये ध्यान से पढ़ना कि पहले नाव की कह रहा है, बाद में धारा की कह रहा है। तो नाव की गति 23 है, क्योंकि एक ऑप्शन में 23 यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो नाव की गति 23.5 पहले ऑप्शन में दिया, और बाद में देगा वो धारा की गति जो कि 9.5 आएगी। दोनों का सम करोगे तो आप कह दोगे हाँ आ रहा है कितना, 33। चलो भैया अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा और हाईलाइट भी किया है। ये सवाल में गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे। देखो क्या कह रहे हैं, 3 नमूने हैं, एसिड और पानी का रेशो दिया हुआ, एसिड का और वाटर का रेशो दिया हुआ। कितना दिया हुआ भैया? 2:1, 3:1 और 5:1। तीनों नमूनों की समान मात्रा वाला एक मिश्रण बनाना है। इनकी समान मात्राएं मिलानी है। अगर आपने देखा इनकी मात्राएं कितनी है, ये तो 3 है, ये 4 है, ये 6 है। ओ प्यारे, ये 2 था, मतलब ये 5 था। 5:3 था, मतलब 8 था। आगे बात समझ में? आपने बोला हाँ। अब आप क्या करें, बराबर मात्राएं हैं क्या ये?
आपने बोला नहीं, अलग अलग है। तो इसको 5 और 8 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 40 से इसमें भी करो, 40 से इसमें भी करो। इसमें किससे करो भैया? 3 से और 8 से कर लो, 3 से और 8 से, मतलब 24 से मल्टीप्लाई इसमें भी की, 24 से इसमें भी की। ऐसे ही 8 है तो 3 और 5 से इसमें की, मतलब 15 में यहां भी की और 15 से यहां भी की। अब देखो ये 8 पंजे 40, 120, 120 लीटर ये है, 120 ये है, 120 ये, सबकी समान मात्रा आ गई। आपने बोला हाँ समान मात्रा दिख रही है। अब एसिड और वाटर देखें, मगर सवाल में जो पूछा जा रहा है मिश्रण में पानी और अम्ल, मतलब पहले पानी का रेशो बताना है। इस चीज का ध्यान देना। दिया उसने एसिड, दिया दिया उसने किसका? एसिड का और अम्ल का। पूछ किसका रहा है? पानी का और अम्ल का। तो पहले जोड़ते हैं, 40, 48, 88 हो गया, और 88 प्लस 15 तिया 45, 8 5 13, 12 और 1 13, 133 पहले आना चाहिए। किस ऑप्शन में पहले? इस ऑप्शन में पहले है, क्योंकि पहले पानी का रेशो बताना है, पहले पानी का बताना है, ये लिखा हुआ है, फिर अम्ल का बताना है। और ऐसे जोड़ोगे तो ये 222 27 आएगा फिर। तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस चीज का सही से ध्यान रखना, ये गलतियां हो जाती हैं पूरा कैलकुलेट करने के बाद भी, और फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल में कह रहा है कि 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है आपको 17:3। तो 17:3 दे रखा है, दूध और पानी। इसमें कुछ दूध मिलाया जा रहा है, मिला क्या रहे हैं? दूध मिला रहे हैं। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात अब कितना हो गया? 7:1 हो गया। ये पढ़ना, दूध और पानी दिया हुआ था, दूध और पानी का ही रेशो है। कई बार वो पानी और दूध का रेशो लिख लेता है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है, ठीक है जी। मिला दूध रहे हैं तो क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या नहीं बदलेगा? आपने बोला पानी जितना था उतना ही पानी अभी रहेगा, तो यहां पे भी 3 से गुणा कर लो भैया दोनों जगह। तो हमें दिख रहा है पानी तो दोनों जगह हमने बराबर कर लिया, मगर दूध देखेंगे 17 से 21 हो गया। 17 से 21 हो गया का मतलब कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। कितना ही बढ़ रहा है? आपने बोला 4 बढ़ रहा है, दूध 4 बढ़ रहा है। मगर टोटल मिक्सचर अगर देखोगे शुरुआत में कितना था? ये 17 और 3 जोड़ोगे तो 20। 20 लीटर में 4 लीटर दूध मिला रहे हैं, है ना? 20 लीटर में कितना दूध मिला रहे हैं? 4 लीटर। आपसे पूछा जा रहा है इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा बताइए। आपने बोला मिक्सचर कितने का था, तो मैंने कहा 200 लीटर का मिश्रण था। तो इसको 200 बनाने के लिए यहां जीरो जोड़ा, यहां जीरो जोड़ा, और आपके पास निकल के आ गया 40 लीटर। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो। किसी टावर के पाद से, पाद बोले तो पैर से, है? मैंने एक टावर बनाया, इसके पैर से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु, उच्च बिंदु बोले तो यहां, उन्नयन कोण मतलब ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ 30 डिग्री। ये याद रखना भैया, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें अगर 30, 60 और 90 दिया हुआ है, तो 30 के सामने वाली साइड 1, 60 के सामने वाली साइड √3, और 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो डबल होती है। किसकी डबल होती है? 1 की डबल होती है। बस इतना याद रखना। तो हमें दिख रहा है उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 है, टावर के पास से। हाँ ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि 60 के सामने वाली वैल्यू दी हुई है 50, तो 30 के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो 50/√3 होगी। है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ है। एक कर लो और आगे बढ़ जाओ। एक पहाड़ की चट्टान की ऊंचाई दे रखी है, एक पहाड़ की चट्टान है, इसकी ऊंचाई 180 मीटर है, इस तरह से दिया है। उस चट्टान के दोनों ओर खड़े, इस साइड भी खड़ा है एक आदमी, इस साइड भी खड़ा है एक आदमी, जहाजों का अवनमन कोण, मतलब यहां जो खड़ा है आदमी, इसका अवनमन कोण का मतलब हो गया ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा भैया, काहे दिमाग खराब करे। और इधर कोई आदमी खड़ा है, उसका
अवनमन कोण का मतलब ये वाला कोण दे रखा है 60 डिग्री, ऐसे कह रहा है, तो ये भी 60 होगा। अब आपने देखा 30 के सामने 180 है, तो ये एंगल 60 होगा। 60 के सामने जो होगा वो 180√3 होगा कि नहीं होगा? आपने बोला हाँ होगा। ऐसे ही आपने देखा 60 के सामने दे रखा है, अब ये एंगल 30 हो गया, 30 के सामने वाली जो साइड होगी वो 180/√3 होगी। आपसे बोल रहे दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए। मतलब ये जो डिस्टेंस आई थी वो यहां से यहां तक थी, और ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक थी, मतलब इन दोनों का योग बताना है। 180√3 प्लस 180 अपॉन √3। 180 दोनों में से कॉमन ले लूं तो √3 प्लस 1/√3। भैया 180 3+1/√3, मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ये कट करके 3 हो गया, और 3 से ये कटेगा 60 बार। 60 इंटू 4 240, 6×4 = 24, √3 है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? आपने बोला हाँ जी मास्टर है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक प्यारा सा छोटा सा सवाल आपसे कह रहा है कि भैया 1 2 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू बताओ। तो कॉस के अगर आप समझें तो कॉस बीच में 90 डिग्री आएगा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? आपने बोला 0 होती है, और जो 0 से टकराएगा कितने भी बड़ी वैल्यू हो क्या ही हो जाएगा? आपने कहा 0 हो जाएगा। तो ये सवाल ना चेक कर रहे होते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूँ सिलेबस कंप्लीट करके जाया करो। चलो जितना भी क्या वो कोई दिक्कत नहीं। 10 62 डिग्री दे रखा है, तो 10 का मतलब क्या होता है भैया? 10 मतलब होता है लंब, बोले तो परपेंडिकुलर, अपॉन आधार। आधार का मतलब बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मतलब होता है। तो अगर मैंने कहा कि पी ये है, मतलब पी, सॉरी पी नहीं, 62 डिग्री ये है एंगल, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और बगल वाली जो होगी वो बेस हो जाएगी। ये 90 है, ये 90 है, 62 है, 90 है, तो ये और ये एंगल मिलके भी 90 बनाएंगे, मतलब ये एंगल 28 डिग्री होगा। अब वो आपसे 10 28 पूछ रहा है, 10 28 पूछ रहा है, तो उसके सामने वाली साइड लंब होगी इसके लिए, क्या है? क्यू है। बेस बगल वाली होगी, क्या है? पी है। क्यू अपॉन पी दिया हुआ है, आपने बोला हाँ सर दिया हुआ है, टिक कर लो, आगे बढ़ जाओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। होता क्या है क्षेत्रफल? एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 a²। इसकी वैल्यू दे रखी है 4√3। √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया 4 × 4, 4 का स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई 4। है कोई ऑप्शन 4 बोल दे? हाँ है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें, तो आपने बोला 4 हो गई। अगला सवाल देखो। वृत्त बनाने के लिए मोड़ने पर तार की त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्त बनाया हुआ है, ये सर्कल बनाया हुआ है, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 84 सेंटीमीटर है। अब तार कौन सी है? ये है तार, है ना? मगर इससे अगर सर्कल बनाया जाए तो 84 सेंटीमीटर का रेडियस निकलेगा। ठीक है, इससे आपको क्या बनाना है? एक स्क्वायर बनाना है, वर्ग बनाना है। तो आपने क्या करना है, इसका जो सरकमफेरेंस है वो इसके पेरीमीटर के बराबर करना है। इसका होता है 2πr बराबर 4a। 7 से कट गया, 14×6 = 84, 12×7 = 84 वह 12×6 = 72, 12×7 = 84, 14×6 = 84। हाँ ठीक है। और 4 से आप काटना चाहेंगे तो 4 से इसे भी काट दें 3 बार। 3×2 = 6, 2×12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 132। है क्या कोई ऑप्शन? आपने बोला हाँ है, ये हो जाएगा। क्या निकल गया? ये 132 निकला, ये 132 निकला। पूछता कि उसका कुछ और बता दो तो कुछ और बता देते। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए, देखो जरा क्या कर रहा है इसमें। ठीक है, तो क्या ही करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में। इसका है भाई,
देखिए क्या करने वाला है। इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कह रहा है। टोटल सरफेस एरिया देखो भैया 2 पाई आर प्लस एच होता है। कर्व सरफेस एरिया देखो 2 पाई आर एच होता है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया। आर और एच की तो ये गलती मत करना कि अलग अलग निकाला और फिर रेशियो बन कह रहे हो, नहीं, सवाल पढ़ लेना, क्या पूछा जा रहा है उसे देखना और फिर कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो आर और एच की वैल्यू अगर आप देखें तो कह रहा है कि 3.5 प्लस 7.5 रेशियो हाइट 7.5 है। तो ये देखेंगे तो 11 हो गया, 11 रेशियो 7.5 आ गया, पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिया, 5 से काटोगे 22 आ गया, 5 से काटोगे 15 आ गया, 22 रेशियो 15 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है तो टिक कर लो भैया, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए क्या है। ठीक, इससे पहले वही था ना, हाँ ठीक है। ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास और इतने ऊंचाई वाले बेलन से, एक बेलन है इस तरह से, इस बेलन को पिघलाना है और 12 बराबर आयतन वाली गेंदें बनानी है। गेंदें बनानी है, कितनी गेंदें बनानी है? 12 बनानी है। तो इसका वॉल्यूम 12 इसके वॉल्यूम के बराबर करें तो आप देखेंगे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r² h इक्वल टू 4/3 पाई r³ तो पाई से पाई उड़ जाएगा, केवल आर, इसके लिए आर देखो 16 सेंटीमीटर व्यास है, डायामीटर है तो रेडियस 8, ये ध्यान रखना। वो व्यास देता है मैक्सिमम केसेस में, डायामीटर कहता है, तो रेडियस के फॉर्मूले हमें पता है तो रेडियस निकालना वहां से, है ना। इनटू हाइट 2 दी हुई है तो 12 × 4/3 इंटू आर का क्यूब, 3 चौके 12 और भैया 2 से ये कट गया 2 और 4 दूनी 8 से ये एक 8 कट गया और हमारा आ गया कुछ गड़बड़। क्यों आ गया गड़बड़? एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, हो जाता है गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गड़बड़ें नहीं होने देंगे, कभी कभी हम कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला गलत तो नहीं लगाया हमने। नहीं, रेडियस दे रखी थी 8, हाइट दे रखी थी 2। अच्छा, पाई से पाई उड़ा दिया, ठीक है। r², 8 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर 12 बराबर गेंदें बनानी है, 12 इंटू 4/3 आर का क्यूब, 3 से ये कट गया 4 बार और 8 ही आ रहा है। प्रत्येक गेंद का व्यास बताना है। ओ हाँ, वो तो रेडियस निकलेगी ना, वो भी तो ज्यादा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये हो जा रहा है 16×64। हाँ सही तो है, r³ था यार वो, 8 आ रहा है और r की वैल्यू आ गई 2। तो देख रहे हो ना, कई बार ऐसा होगा एग्जाम में, r की वैल्यू आ गई 2 मगर आपसे वो पूछ क्या रहा है? व्यास पूछ रहा है। ध्यान रखना, रेडियस नहीं बतानी है, व्यास बताना है, डायामीटर जो कि 2r होता है, बोले तो 4 आंसर हो जाएगा, रेडियस का डबल। अगला सवाल देखिए जी, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। कह रहा है कि 5 सफेद, 4 लाल और 2 हरी गेंदें हैं, इनमें से 2 गेंद निकाली जाएं तो उनके लाल रंग की होने की प्रायिकता बताइए। 2 बॉल निकालनी है ना। तो आपने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बराबर होती है फेवरेबल आउटकम
अपॉन टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम क्या है भैया? आपने कहा कि 11 बॉल्स हैं टोटल। कितनी है? देखो 5, 4, 9 और 2, 11। और निकालनी कितनी है? 2 निकालनी है ना? 11 में से 2 निकालनी है, तो टोटल आउटकम्स जो आएंगे वो 11C2 आएंगे। मगर जो फेवरेबल है, जो आपके फेवर में है, वो क्या है? फेवरेबल आउटकम आपको रेड बॉल निकालनी है। कितनी निकालनी है? 2 निकालनी है कितनी रेड टोटल? 4 है। तो 4 में से 2 चाहिए आपको। आ गई बात समझ में? अब इसे कैलकुलेट करना है। 4C2 का मतलब क्या हो गया? अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। 4C2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 4 अपॉन ये 2 को लिखा फैक्टोरियल 2, और 4 में से 2 घटा करके लिखा 2। 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा 2, तो ये वैल्यू तो आ गई 6। फिर आपने बोला 11C2 की भी वैल्यू निकालनी है। फैक्टोरियल 11 अपॉन ये वाला फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2। 11 में से 2 घटा करके लिखा 9 आ गया। 11 को लिख सकते हो 11 गुणा के 10 गुणा के फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 तो है ही। फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हो 2 इंटू 1। 2 से ये कट गया 5 बार। फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट गया और ये आ गया 55। तो आपके पास जो आउटकम आ गए, मतलब जो वैल्यू आ गई यहां से, वो आ गई 6/55। 6/55 इज द राइट आंसर। तो इस तरह का एक सवाल तो आना ही आना है। पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से वाइब है, तो घबराना नहीं, एक बार देख लेना। अगला सवाल है, कह रहा है कि दो, पूरा सवाल वही है, बस आपसे कह रहा है उसमें से 4 गेंदें निकाली जाएंगी और उनके 2 सफेद और 2 लाल रंग के होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो फेवरेबल अगर आउटकम की बात की जाए, आउटकम्स, तो आप देखेंगे 2 सफेद चाहिए, कितने में से? 5 में से, तो 5C2। और 2 लाल चाहिए, टोटल कितनी लाल हैं? 4 में से 4C2। ये करना है। टोटल आउटकम देखें, तो आप बोलेंगे 4 गेंद चाहिए, टोटल कितने में से? 11 में से, तो 11C4। आ गई बात समझ में? इसे कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या ही आंसर आएगा। एक हल्की सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना कि इससे पहले वाले में हमने कैसे किया, इसमें क्या आप आंसर निकाल पा रहे हैं? काट वाट के बताना। ठीक है, चलिए फिर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और बड़े ही इत्मीनान के साथ दिमाग को शांत रखिए, है ना? जब जब ऐसा लगे कि दिमाग भाग रहा है, आंखें बंद कीजिए, थोड़ा शांति रखिए, किताबें साइड पे रखिए, है ना? और कूल रहिए, थोड़ा भगवान को याद कीजिए, थोड़ा अपने माँ बापू को याद कीजिए, थोड़ी चाय पीजिए, थोड़ा सा माहौल हल्का कीजिए और टेंशन थोड़ी सी कम कीजिए। और फिर युद्ध तो युद्ध है, थोड़ी सी शांति के बाद फिर युद्ध में जाना है और वहां जाकर आपने दहाड़ना है। तो दहाड़ने से पहले थोड़ी सी शांति जरूर है ना? तो युद्ध मचाएंगे, युद्ध करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना, प्यार से करना, धीरे धीरे करना, जो ऑप्शंस आते हैं उनको ही सर्कल करना। आपाधापी में गलतियां हो जाती हैं, तो वो गलतियां करने से बचना, कूल रहना। एग्जामिनेशन सेंटर में इधर उधर गप्पे गुप्पे हो रही हो, कोई टेंशन नहीं। आपका फोकस आपके पेपर और आपकी OMR पे होना चाहिए। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। हमारी शुभकामनाएं पाठशाला परिवार की ओर से। और अच्छे से ब्रेकफास्ट करके, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं मगर हल्का फुल्का कुछ खा के जरूर जाना पेपर में। लव यू ऑल, और मिलते हैं पेपर के बाद।